स्क्रीन आपको विजिबल होगी सभी लोगों को? हाँ ठीक। चलिए, हमने लास्ट में पढ़ा था रिक्वायरमेंट ऑफ गुड टीचिंग। देखिए, आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड जो दिया हुआ इस यूनिट में लिखा हुआ है कि टीचिंग क्या है, टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद इसमें लिखा भी हुआ है कि रिक्वायरमेंट क्या होती है। गुड एक अच्छी टीचिंग करनी है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, एक अच्छी टीचिंग के लिए रिक्वायरमेंट जो ये 4 लिखी है तो रिक्वायरमेंट है ही है, ये तो चीज़ है ही है। लेकिन ये ध्यान रखिए आपकी एक 4 चीज़ों के सिवा और भी कई सारी चीज़ें, जैसे जो ऊपर आपके फीचर्स में बताए गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया गया है, नेचर में बताया गया, इस तरह से कि एक क्लास जो है अच्छी क्लासरूम को डायनेमिक होना चाहिए, वेल प्लान्ड होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहचानना चाहिए, उसमें जो है टीचर जो है अपने विषय का विशेषज्ञ हो, क्लास जो है वो पॉजिटिव हो। तो इस तरह से कई सारी चीज़ों को और मिला करके एक अच्छी जो टीचिंग मानी जाती है। ये टीचिंग के क्या 4 इसलिए ऑप्शन दिए हुए हैं क्योंकि ये नेट के एग्जाम में आए थे। उसमें लिखा था रिक्वायरमेंट ऑफ गुड टीचिंग, एक अच्छी टीचिंग के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। तो सारी चीज़ें तो ही हैं जो आपको बताया कि वेल प्लान होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड, प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहचानना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी संभव है जब आप क्लासरूम में जाने के बाद आप क्लासरूम की प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी आप क्लासरूम में पढ़ाने जाता है कोई विद्यार्थी जो है बैठे हुए हैं, उसको शिक्षक पढ़ाने जाता है, तो निश्चित रूप से जब क्लासरूम में वो इंटर करता है, तो इंटर करने के बाद में क्या होता है, पर डे देखिए नया चैप्टर शुरू करना, तो ऐसा जरूरी पहले से अवगत हो, जो पहले से विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान हो ही जरूरी नहीं है। तो ऐसे में अगर क्लास में जाने के बाद शिक्षक जो है क्लास को डायग्नोस करता है कि जो प्रीवियस में पढ़ाया गया था वो बच्चे को याद है कि नहीं याद। क्यों? इसलिए क्योंकि जो नया लेसन वो लेने जा रहा है उसके साथ पुराने लेसन को लिंक कर सके, जोड़ सके, ठीक, पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ सके। तो ऐसे में क्या है कि वो डायग्नोस करता है कि पुरानी चीजें याद है कि नहीं याद। अगर पता लगे याद ही नहीं है, याद ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए वो लिंक करता है कि कुछ नहीं याद है, फिर से समझाता है, और नवीन ज्ञान से पुराने ज्ञान को जोड़ने का प्रयास करता है। और भी अगर क्लासरूम की कोई और प्रॉब्लम है, किसी चीज को लेकर के बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, या और कोई भी चीजें हो सकती हैं साइकोलॉजिकल, ठीक है, उन चीजों को रिकॉग्नाइज करता है, डायग्नोस करता है क्लास में कोई प्रॉब्लम ना। क्योंकि क्लास शुरू हो गई, पता लगा क्लास शुरू हुई, क्लास में तो चौक नहीं है, डस्टर नहीं है, बच्चे सही से बैठे नहीं है, आवाज सही से नहीं जा रही है, ब्लैक बोर्ड सही जगह नहीं, प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, तो अब ऐसे में क्लास शुरू करने के बाद में अगर बीच में कुछ करना पड़ेगा तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। इसलिए जाने के बाद तुरंत क्लास को डायग्नोस करना। फिर देखिए, दोनों डायग्नोसिस, एक फिजिकल डायग्नोसिस भी है, यानी जो क्लासरूम की व्यवस्था है उसको भी है, और दूसरा विद्यार्थियों का जो लर्निंग से संबंधित डायग्नोसिस उसको। दूसरा है रेमेडी। जब डायग्नोसिस हो जाएगा तो उसका उपचार चाहिए प्रॉपर। ठीक है, उपचार जरूरी होता है। बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो उसको आप फिर से रिमाइंड करके फिर से पढ़ाएंगे, फिर आगे लेसन में कोई व्यवस्था नहीं तो उसको आप बनाने की कोशिश करेंगे। फिर उससे व्यवस्था बनाने के लिए, उपचार के लिए आप दिशा निर्देशन देंगे कि इस तरह से कार्य किया जाना है ताकि वो समस्या सबका समाधान हो जाए। और निर्देशन के बाद फिर आप फीडबैक लेते हैं कि जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई थी क्या उसका समाधान हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो फीडबैक देते हैं। तो ये 4 जो चीजें हैं ये बहुत इसेंशियल हैं किसी भी एक गुड टीचिंग के लिए। अगर ये 4 चीजें नहीं होंगी तो आप पढ़ाते चले जाएंगे, सब कुछ सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं डायग्नोस करेंगे, उपचार नहीं, कोई बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है और किसी कारणवश उसे समझ में नहीं आया और आपने ध्यान नहीं दिया, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने उसको उपचार नहीं दिया, तो बच्चा पीछे रह जाएगा। और उसमें फिर शिक्षक जो है जब ज्यादा दिन पीछे पिछड़ जाएगा बच्चा तो शिक्षक क्या कर सकता है। इसलिए रेगुलर चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद आता है 3.4, जो पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। शिक्षण के क्या उद्देश्य? शिक्षण के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, इसमें ब्रीफली दिया हुआ जो आए थे। सबसे पहला है टू फैसिलिटेट द लर्नर। लर्नर को क्या है? फैसिलिटेट करना। क्यों फैसिलिटेट करना? लर्नर को, हमारा काम जो शिक्षक का काम होता है उसको फैसिलिटेट करना होता है। जैसे आपको, आपका, हमारा ये काम नहीं है कि हम विद्यार्थी को पकड़ करके उसको स्पून फीडिंग करें कि नहीं बच्चा आप तुमको हम खिलाएंगे ही, चम्मच से खिलाएंगे, तुम जबरदस्ती खाओ, नहीं। हमारा काम क्या उसको फैसिलिटेट करना। अच्छा आपको ये नहीं आता, हम ये बताएंगे। अच्छा आपको अच्छी पुस्तक चाहिए, हम पुस्तक रिकमेंड करेंगे। आपको ऑनलाइन सर्च करना, ऑनलाइन रिकमेंडेशन देंगे। यानी जो चीजें आपकी रिक्वायरमेंट हैं उन रिक्वायरमेंट को हम आपके पास लाने का प्रयास करेंगे, आपको बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप आगे बढ़ सके। यानी छोटे बच्चे की तरह से, जैसे छोटा बच्चा जब चलने लगता है
चलना सिखाते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको चलने के लिए हेल्प करते हैं, उसको थोड़ी गाड़ी ला के देते हैं, पकड़ने के लिए कुछ ला के देते हैं, लेकिन चलता बच्चा खुद है। ऐसा नहीं कि माता पिता चलते हैं और बच्चा बैठा रहे, नहीं। तो शिक्षक का काम है विद्यार्थी को फैसिलिटेट करना, उसके लिए सुविधा उपलब्ध कराना, जो उसकी आवश्यकता है वो उपलब्ध कराना, विद्यार्थी को खुद सीखना होता है। टू हेल्प लर्नर टू एडजस्ट हिज परसेप्शन टू रियलिटी। दूसरा शिक्षण का उद्देश्य है इस विद्यार्थी को सहायता करना किस बारे में, टू एडजस्ट हिज परसेप्शन, हिज हर कुछ भी हो सकता है, परसेप्शन टू रियलिटी, की वो जो अपना दृष्टिकोण है वो वास्तविकता के साथ एडजस्ट कर सके। देखिए दो चीजें होती हैं, रील और रियलिटी। ठीक है, रियल लाइफ और रियल लाइफ, आप कहते नहीं, रियल लाइफ और रियल लाइफ। रियल लाइफ का मतलब जो चीज रिकॉर्ड हो गई है, ठीक है, जो चीज बना करके आपने रिकॉर्ड कर दी होती है रियल लाइफ, रील के अंदर आ गई। और रियल लाइफ जो वास्तविकता है, आपने पिक्चर में देखा होगा एक हीरो होता है और सबको मार देता है और ये कर देता है। और अभी वो कौन सा वो गाना चला था, पार्टी करेंगे सारी रात, ठीक है, और पुलिस आएगी तो आंटी जी, मतलब ऐसा कुछ समथिंग गाना था बादशाह का। फिर किसी पार्टी में पुलिस आ गई तो बादशाह को भी भागे रास्ता नहीं मिला और बाकी सबको। तो जो रियल रियल लाइफ में होता है वो, और जो रियल लाइफ में होता है, दोनों में बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि रियल लाइफ को आप जब मन चाहे तो आप रिपीट करके देख सकते हो, रियल लाइफ में आप रिपीटेशन नहीं हो सकता, रियल लाइफ में आपका आर्टिफिशियलिटी रहती है, रियल लाइफ में आर्टिफिशियलिटी नहीं है। तो शिक्षक जो होता है, जो वो क्या करता है, विद्यार्थी को जो वास्तविकता है उसके साथ परिचित कराता है कि देखिए जो पुस्तक में लिखा है वो लिख करके चले गए, लेकिन पुस्तक का वास्तविकता से क्या लेना देना, यानी जो लिखा जो ज्ञान है उसका वास्तविक जीवन से क्या लेना देना। जैसे हरिश्चंद्र की कहानी है, या जितने भी हमारे विवेकानंद है, या जितने लोगों की कहानियां हैं, वो विद्यार्थी पढ़ते हैं, बहुत लोग आदर्श में आ जाते हैं, काम करना शुरू करते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन आज की आधुनिकता से, आज के वर्तमान स्थिति से क्या वो चीजें मिलती हैं? अभी आप जितने लोग पढ़ रहे हैं, योग पढ़ रहे हैं, आजकल योग के फील्ड में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, और भी कई सारे फील्ड हैं, दर्शन के फील्ड में विद्यार्थी, दर्शन पढ़ने वाला विद्यार्थी, योग पढ़ने वाला विद्यार्थी, दर्शन योग में तो फिर फील्ड है, दर्शन पढ़ने वाला विद्यार्थी दर्शन पढ़ के जाए तो कहीं जॉब नहीं मिल पाती, उसको डे टू डे लाइफ के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। वही एंशियंट टाइम में दर्शन का बहुत उच्च शिक्षित शिक्षक माना जाता था। तो अब कोई कहते कि भाई जो है हम दर्शन पढ़े हुए हैं, नहीं, आज की वास्तविकता से आपको लेना देना है। तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो शिक्षक शिक्षक कोई भी जो आपको बताता है वो आपको बताता है कि भाई रियलिटी है, आपको इस अनुसार चलना है। टू इनेबल स्टूडेंट टू बिकम ए बेटर थिंकर, इसके साथ विद्यार्थी को क्या है, अच्छा थिंकर बनाना। देखिए अभी नई नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें इस बात पे जोर दिया गया है कि बच्चे को क्या है, मेमोराइजेशन पे नहीं जोर देना, उसको थिंकिंग पे जोर देना है। वो ये ना हो कि वो चीजें याद करे, वो क्या करे, याद न करके बल्कि चिंतन करे, क्योंकि जब चिंतन होता है तो उसमें हमारी चीजें समाहित होती हैं। और जब याद करना होता है तो हम वो चीज याद करते हैं जो लिखा होता है। लिखने मतलब कोई किसी दूसरे की बात को हमने रट लिया है इट इज। और थिंकिंग मतलब किसी दूसरे की बात को सोच करके हमने अपनी वास्तविकता के साथ, अपनी परिस्थितियों के साथ उस पर विचार किया, क्या सही और क्या गलत। टू हेल्प स्टूडेंट टू फील अ न्यू क्रिएटिविटी टू थिंक एंड डू, इसके साथ विद्यार्थी में सृजनात्मकता का विकास करना, सोचना और करना। देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इसमें इस बात पे पूरा का पूरा जोर दिया गया है कि एक अच्छे एक विवेकवान व्यक्ति का निर्माण करना, व्यक्तित्व का निर्माण करना, बच्चे को एक अच्छा चिंतक बनाना, बच्चे में सृजनात्मकता का विकास करना। देखिए सृजन जरूरी है। सृजन क्या है, बहुत लोग होते हैं सारी चीजें जानते हैं लेकिन वो कुछ करते नहीं है, कुछ नया नहीं क्रिएट कर पाते। जब आप नया नहीं क्रिएट कर सकते तो आप रटी रटाई चीजों को फॉलो करें, किसी और चीजों को याद करें, आपकी अपनी वास्तविकता नहीं है कुछ। तो विद्यार्थी में क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मतलब नया नई चीजें विकसित करें, नई खोज करें, नई चीजें सामने करके आए। ठीक, तो ये क्या है, शिक्षण के कुछ उद्देश्य लिखे हुए हैं। इसके सिवा अगर और जाएंगे तो अलग अलग उद्देश्य होते हैं शिक्षण के। जैसे वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में अगर चले जाए तो उसमें शिक्षा का उद्देश्य था सा विद्या या विमुक्त है। शिक्षा का क्या मतलब है, विद्या का मतलब है जो जीवन मरण के बंधन से मुक्त कर दे। वही अगर बौद्ध धर्म में चले जाएंगे तो शिक्षा का मतलब है क्या है, निर्वाण की प्राप्ति, वहां से। वहीं अगर मुस्लिम धर्म में चले जाएंगे तो शिक्षा का मतलब है निजात प्राप्ति, निजात मिल जाए। तो हर एक जो धार्मिक ये जो शिक्षा प्रणाली या हम कहें प्राचीन कालीन में वैदिक शिक्षा प्रणाली, बुद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली, मुगल कालीन शिक्षा प्रणाली, इन सब में चीजें बदल गई। कहता नहीं है आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो अलग, विद्या ददात विनयम, विनयात पात्रता, विद्या विनय देती है, लेकिन आज का विद्या से क्या, धन हो गया कि हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सकें।
ये चीजें मेन होती हैं। उसके बाद सेकेंडरी चीज तो वही है कि विद्या वही पढ़ने से हम विकसित होंगे, हम अपना विकास कर सकते हैं और हमें ज्ञान प्राप्ति होगी तो हम नई नई चीजें डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उस शिक्षण के कुछ उद्देश्य हैं। उद्देश्य देखिए बदलते रहते हैं। प्राचीन काल शिक्षा का उद्देश्य अलग था, आज की शिक्षा का उद्देश्य अलग है, और आने वाले भविष्य में शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है कुछ और डिफरेंट हो, क्योंकि जैसी आवश्यकता होती है, जैसी जरूरतें होती है, वैसे ही शिक्षा का उद्देश्य बदलता रहता है। देखिए राजतंत्र होता है तो वहाँ शिक्षा का उद्देश्य अलग होता है। किंग जोंग जोंग उनका आपने नाम सुना होगा, नॉर्थ कोरिया, वहाँ पढ़ाया जाता है, वहाँ का शिक्षा का उद्देश्य अलग है, वहाँ की किताबें कार्य प्रणाली अलग है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ का उद्देश्य अलग, तो हर जगह का शिक्षा का उद्देश्य अलग अलग होता है। सरकारें आती हैं, आपने सुना होगा, सरकारें आती हैं सिलेबस बदल देती है, क्यों? वो शिक्षण के चीजों को बदल देती है ताकि वो चाहती है कि हमारे जो नागरिक हो उनका निर्माण इस तरह हो जिस तरह वो चाहते हैं, इसी तरह से बदलते हैं। चलिए, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए इधर को लिखे भी हुए हैं, 2016 जुलाई 2016, जनवरी 2017, नवंबर 2017, इसके सिवा जो अभी 2021 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उनमें सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे गए वो शिक्षण अधिगम दोनों से जुड़े हुए पूछे गए, कि शिक्षण अधिगम में क्या संबंध है, इससे जुड़े हुए काफी क्वेश्चंस आए हैं। तो इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहला एक जुलाई में जो क्वेश्चन आया था वो है, ऊपर जैसा कि पढ़ाया गया उसमें आया था कि टीचिंग क्या किससे जुड़ा होता है, तो उसमें था टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग। शिक्षण जो है वो अधिगम से जुड़ा हुआ है, यानी शिक्षण में अधिगम समाहित। जैसे आपको एग्जांपल देके बताया था कि कोई एप्पल शुगर है, चीनी है, तो उसके अंदर जो मिठास है उसका, वो पहले से उसमें इनबिल्ड है, उसको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो कुछ चीजें उसके अंदर इनबिल्ड होती है। अब आप चीनी खाएं, आपको स्वाद ना आए, तो ये आपकी अपनी कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, बट उसमें वो इनबिल्ड है। तो इसी तरह से जहाँ शिक्षण होता है, जहाँ पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें अधिगम समाहित है। अगर वो कोई पढ़ेगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा, नहीं ज्यादा सीख सकता है। जैसे क्लासरूम में शिक्षक पढ़ाता है तो कोई ज्यादा सीखता है, कोई कम सीखता है, लेकिन सीखता जरूर। ठीक है, टीचिंग इज ए टास्क एंड वाइल लर्निंग इज ए अचीवमेंट वर्ड। एक क्वेश्चन पूछा गया था, टीचिंग क्या है, तो टीचिंग एक कार्य है, शिक्षण क्या है, कार्य। जैसा कि ऊपर बताया गया था, शिक्षण कैसा कार्य, एक सामाजिक कार्य है। अगर आप बिना किसी मोह माया के पढ़ाते हैं, बिना किसी, आज मोह माया का मतलब है बिना किसी फाइनेंस, बिना किसी उपलब्धि के लिए पढ़ाते हैं, तो वो क्या है, टास्क, एक सोशल टास्क है। अगर आप पैसा लेकर के पढ़ाते हैं या किसी और चीज के लिए पढ़ाते हैं तो प्रोफेशनल एक्टिविटी है, टास्क है। लर्निंग क्या है, लर्निंग एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट कैसे, जैसे अगर आप अभी सीख रहे हैं, आप क्यों सीख रहे हैं सारी चीजें, आप ये क्लास अटेंड इसलिए कर रहे हैं कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में आने वाले जितने क्वेश्चन हैं उनके बारे में आपको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएं, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में जानकारी हो जाए, ताकि आपका जेआरएफ हो जाए। तो जब आप पढ़ने के बाद एग्जाम देंगे और आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, तो जेआरएफ क्या आपके लिए एक अचीवमेंट। तो जो कुछ भी हम सीख जाते हैं, चाहे आप कोई भी कार्य सीखिए, चाहे वो स्पोर्ट्स में सीखिए, चाहे वो डांसिंग है, कुछ भी सीखिए, तो जो कुछ भी आप सीखते हैं वो सब कुछ आपका अचीवमेंट कहलाता है, उपलब्धि कहलाते हैं। जैसे अभी देखिए जितने भी ओलंपिक में सब लोग शामिल होने गए हैं गेम में, इससे पहले जितने लोग हैं कहीं ना कहीं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं, तो जब जीत जाते हैं, विनर होते हैं, तो हम कहते हैं ये अचीवमेंट है उनका। तो अचीवमेंट क्या है कि उन्होंने उस जिस खेल में पार्टिसिपेट किया उसमें उन्होंने खूब प्रैक्टिस की, खूब सीखा, और सीखने के बाद जब उन्होंने गेम में पार्टिसिपेट किया तब वो जीते, तो उनका अचीवमेंट। वन में टीच विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ कि वन में टीच विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। एक शिक्षक जो है वो पढ़ा सकता है विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस, बिना अधिगम हुए। यानी कोई शिक्षक ऐसा है जो पढ़ा रहा है, तो जरूरी नहीं हो कि अधिगम हो रहा हो। बहुत बार ऐसा होता है कि शिक्षक पढ़ा रहा होता है, वो विद्यार्थी जो है वो कुछ नहीं सीख पाता, उससे पूछा जाता है अच्छा आपको समझ में आया, कहता नहीं हमें समझ में नहीं आया। बिल्कुल समझ में आया, हाँ बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो क्या वास्तव में शिक्षण नहीं हुआ? शिक्षण हुआ है, लेकिन विद्यार्थी इस नहीं समझ पाया। क्यों नहीं समझ पाया? बहुत सारे कारण हो सकता है विषय इतना कठिन रहा हो कि विद्यार्थी को एक बार में नहीं समझ में आता, तो 2 4 10 15 बार प्रैक्टिस करेगा तो हो जाएगा। कभी कभी होता नहीं कि हमें कोई चीज सिखाई जाती है, एक बार 2 बार में हमें नहीं समझ में आता, जब कई बार हम प्रयास करते तो हमें चीजें आ जाती हैं। तो ऐसा होता है कि शिक्षण हो रहा हो, अधिगम हो ही ना रहा हो। देखिए, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, शिक्षण में अधिगम शामिल है, यानी जहां शिक्षण है वो अधिगम होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि उस समय हो रहा हो जब वो सिखाया ही जा रहा हो। नहीं, किसी को सिखाया जा रहा है और वो सीख ही नहीं पा रहा है, बार बार से उसको सिखाया गया, उस समय सीख, हो सकता है कि वो कई बार प्रयास, बहुत सारे मंदबुद्धि के बालक होते हैं, आप कितनी बार उन्हें सिखाओगे, बार बार बताओ, बार बार भूल जाएंगे। जैसे एक छोटे बच्चे को ले लीजिए, उसे ए फॉर एप्पल बताओ, उसे 4 बार बताओ ए फॉर एप्पल, फिर पूछो बेटा क्या है ए फॉर, बोलेगा हमें मालूम नहीं।
क्यों? ऐसा नहीं कि आपने सिखाया है उसमें अधिगम नहीं है, वो सीखना चाहा लेकिन हो सकता है उसका मैच्योरिटी लेवल उस समय ऐसा ना रहा हो, उसमें उसके पास पहले से ऐसी एकेडमिक पावर न रही हो, यानी एकेडमिक पावर मतलब मेंटल एबिलिटी इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं हुई है कि वो चीज़ों को जल्दी कैप्चर कर पाए। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये क्वेश्चन आया था क्या जहाँ शिक्षण हो रहा हो वहाँ अधिगम जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। शिक्षण हो रहा हो जरूरी नहीं कि अधिगम हो सकता ना हो, लेकिन शिक्षण में अधिगम समय। टीचर टीच पे टाल सोलर ने दिया था विशेषता की क्या है, शिक्षक पढ़ाता है क्या सीखता भी? यस, शिक्षक पढ़ाता है और सीखता है। क्यों सीखता है? देखिए, नई नई चीजों के साथ अपडेट होना होता है। ज्ञान कभी जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है, वो बदलता रहता है समय के साथ में। समय के साथ कैसे बदलता रहता है? आज की चीजें अलग हैं। अब ऐसा नहीं कि पहले जो बैलगाड़ी थी तो बैलगाड़ी का नॉलेज जो है सेम, आज बैलगाड़ी भी अगर आप देखने जाएंगे तो उसमें भी नई नई तकनीकी आ रही है। ठीक है, तो अपडेशन चलता रहता है। तो शिक्षक भी क्या, अगर वो चीजों से अपडेट नहीं रहेगा तो पिछड़ जाएगा। तो चीजों के साथ अपडेट रहना बहुत जरूरी होता है कि वर्तमान की आवश्यकता क्या है, वर्तमान में जिस विषय को पढ़ाना है उसमें क्या क्या परिवर्तन है, तो सीखता भी रहता है। बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं शिक्षक के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए। फिर है व्हेन टीच स्टूडेंट फेल इन टेस्ट इट इज टीचर हु फेल। कहा था क्या शिक्षक, विद्यार्थी अगर फेल होता है तो क्या शिक्षक भी फेल? यस भाई, अगर विद्यार्थी जो है, जो पढ़ रहा है क्लास में, उसकी विद्यार्थी को पढ़ाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो शिक्षक के ऊपर, शिक्षक जो है उसका गार्जियन है, उसका लीडर है। ठीक है, और लीडर कहते नहीं, अगर टीम में कोई एक मेंबर किसी कारणवश हार गया तो वो पूरी टीम के कैप्टन की जिम्मेदारी होती है। क्यों? क्योंकि टीम का जो कैप्टन होता है, कैप्टन इसीलिए बनाया जाता है कि वो टीम में जो शामिल मेंबर हैं उनकी वो एबिलिटी को पहचाने और उस एबिलिटी के अनुसार उन्हें अपॉर्चुनिटी दे, उनका सही तरीके से मैनेजमेंट करे। अगर कोई विद्यार्थी क्लास में है और विद्यार्थी जो है शिक्षक पढ़ा रहा है, तो कहा नहीं जाता कि विद्या शिक्षक को अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए। शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताएं आनी चाहिए। यानी व्यक्तिगत भिन्नता मतलब क्लास में 10 बच्चे हैं, 9 बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, एक बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ रहा, तो विद्यार्थी शिक्षक को वो जो एक कक्षा अच्छे से नहीं पढ़ रहा उसकी प्रॉब्लम को जानना, यानी उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करना, फिर उसकी रिमेडी करना, फिर उसे डायरेक्शन देना, फीडबैक लेते रहना, ताकि क्या है बच्चा किसी कारणवश पीछे ना रह जाए। ठीक है, एवरी टीचिंग मस्ट एम एट इंश्योरिंग लर्निंग। सभी शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए, मस्ट क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी चीज है इंश्योर लर्निंग। कोई भी शिक्षण हो रहा हो उसमें ये चीज इंश्योर करनी चाहिए कि लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो उसमें परिवर्तन लाया जाए ताकि लर्निंग हो। कभी कभी मैंने कहा नहीं, क्लास विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस, यहाँ फिर आ गया देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। देयर कैन बी टीचिंग, कहीं शिक्षण हो सकता है विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस, बिना अधिगम हुए क्या शिक्षण हो सकता है? यस, हो सकता है। शिक्षक पढ़ाए, जरूरी नहीं है सीखने वाला सीख ही जाए। फिर उसके बाद आता है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज इन टर्म ऑफ। जो शिक्षण है वो कितना प्रभावी है, कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है विद्यार्थियों के आउटकम से, जो लर्निंग आउटकम उससे पता चलता है। कैसे? आपने पढ़ाया, विद्यार्थी का एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट अच्छा है तो इसका मतलब आपने अच्छा पढ़ाया। और एग्जाम हुआ, विद्यार्थी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो इसका मतलब है आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया। क्योंकि अगर अच्छे से पढ़ाया होता तो निश्चित रूप से विद्यार्थी का रिजल्ट अच्छा आता। ठीक है, क्यों? अब ये हो सकता है कि आपने जो पढ़ाया हो, आप कहते हैं कि नहीं हमने तो अच्छे से पढ़ाया, हमने जो जो पढ़ाया वो विद्यार्थी को आता है, लेकिन एग्जाम में कुछ हो रहा है। शिक्षक क्यों है? शिक्षक इसीलिए कहा जाता है। क्या क्यों कहा जाता है? शिक्षक इसलिए कहा जाता है कि वो विद्यार्थी को इस दृष्टिकोण से तैयार करे कि एग्जाम में कुछ भी आए तो फेल ना हो। भाई अगर जो लिखा है वही पढ़ाना है तो विद्यार्थी स्वयं भी पढ़ सकता है, किताब खरीद ले, नोटबुक खरीद ले, यूट्यूब से पढ़ ले, हो जाएगा। लेकिन शिक्षक क्यों अपॉइंट किया जाता है? वो इसीलिए किया जाता है ताकि वो विषय की सामग्री को देखे और ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव अपनाते हुए विद्यार्थी को पढ़ाए, ताकि जब विद्यार्थी परीक्षा देने जाए तो उस समय ऐसा ना हो कि वो एक फील्ड का एक्सपर्ट हो, मल्टी डायमेंशनल हो, वो कहीं से भी प्रश्न आए तो उनका जवाब देने के लिए वो तैयार हो। क्या ऐसा टीचिंग इज ए सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज ए पर्सनल। टीचिंग क्या है? टीचिंग एक सामाजिक कार्य है, क्योंकि सामाजिक मतलब दो व्यक्ति शामिल होते हैं, मैं पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला, एक सोशल एक्टिविटी है। वाइल लर्निंग क्या है? लर्निंग एक पर्सनल एक्टिविटी है।
लेकिन अधिगम के लिए केवल एक व्यक्ति की जरूरत है। क्यों? जैसे मैं अकेला सीख सकता हूँ, कुछ सीखना है, मैंने यूट्यूब खोल लिया, मैं पढ़ के सीख रहा हूँ, मैंने बुक ले ली, वहां से पढ़ के सीख रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है दूसरे व्यक्ति की। सीखना एक व्यक्तिगत कार्य है, लेकिन पढ़ाना ये व्यक्तिगत कार्य नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। व्यक्तिगत इसके लिए दो लोग हो गए, दो, ये सोशल एक्टर, दो चीजें समझ। ये टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग वेयर लर्निंग डजंट नॉट इम्प्लाई टीचिंग। अब देखिए ऊपर फिर से एक क्वेश्चन, देखिए कई बार, चार चौथी बार रिपीट हो रहा है, टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग। शिक्षण में इम्प्लाइज अंतर्निहित होता है क्या? लर्निंग। शिक्षण के अंदर लर्निंग अंतर्निहित होता है, यानी जहां शिक्षण होगा वहां उसके अंदर लर्निंग होनी ही होनी है, भले देर से हो। लेकिन जहां लर्निंग है जरूरी नहीं वहां शिक्षण हो। जैसे आपने एकलव्य का उदाहरण सुना होगा कि एकलव्य ने धनुष जो है चलाना, तीरंदाजी सीख लिया, उसको सिखाने वाला कोई नहीं था, कोई गुरु नहीं था सिखाने वाला, उसने स्वयं से सीखा। तो जो हाँ सीखा जा रहा है वो जरूरी नहीं कि किसी ने शिक्षण किया हो तभी। आप बिना शिक्षण किए भी सीख सकते हैं, क्योंकि सीखना क्या है? व्यक्तिगत कार्य है आपका। तो बिना शिक्षण के भी सीखा जा सकता है। लेकिन जहाँ शिक्षण की बात की जाए, क्या शिक्षण में लर्निंग लर्निंग शामिल है? यस। जहाँ शिक्षण होगा उसके अंदर अधिगम जरूरी शामिल है। ये क्वेश्चन देखिए चार बार रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसको आपको फोकस करना है। ये है टीचिंग इज एन इंटरेक्शन एंड इट ट्रायडिक इन नेचर वेयर लर्निंग इज इन एक्टिव एंगेजमेंट इन सब्जेक्ट। अब देखिए मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था, एक डेफिनेशन पढ़ाई थी एडम्स महोदय की। उन्होंने कहा था शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, एजुकेशन, शिक्षण कर रहा हूँ, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया, एजुकेशन इज ए टू डायमेंशन प्रोसेस। वहीं पर जॉन डीवी ने कहा था एजुकेशन इज थ्री डायमेंशनल प्रोसेस, शिक्षा एक तीन मुखी प्रक्रिया है। देखिए दोनों डेफिनेशन थी, अगर उस डेफिनेशन को ध्यान से आपने पढ़ा होगा तो, और मैंने जो बताया था उस समय, तो मैंने ये बताया था कि परिभाषाएं बहुत कम आती हैं, आती नहीं है। और जो एजुकेशन की बात मैं बता रहा हूँ, ये एजुकेशन जो है इस विषय की बात बता रहा हूँ, जबकि ये आपके सिलेबस में लिखा भी नहीं है। लेकिन देखिए वहां की बात यहाँ क्वेश्चन पूछा गया घुमा कर, कैसे? टीचिंग इज इन इंट्रैक्शन एंड इज ट्राइडिक इन नेचर। शिक्षण क्या एक अंतः क्रिया है, शिक्षण में अंतर क्रिया होती है किसके मध्य? शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य, अधिगमकर्ता के मध्य। एंड ट्राइडिक इन नेचर, और ये क्या है? ट्राइडिक है, तीन डायमेंशन है इसके, त्रिमुखी है। कैसे? एक शिक्षक, एक विद्यार्थी और एक पाठ्यक्रम। शिक्षक, ट्राइडिक मतलब तीन, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। नेचर की बात की जाए तो नेचर में ट्राइडिक है। अब देखिए वहां की चीज यहाँ कैसे पूछी गई, इसीलिए क्या है, जब आप ब्रॉड पढ़ते हैं, सारी चीजों को ध्यान में रख के पढ़ते हैं, तब आपसे क्वेश्चन नहीं छूटता है। और जब आप केवल नैरो उतना जो सिलेबस में लिखा है उसको लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपसे बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। और जो लाइन बाई लिखा होता है, शिक्षक नेट का एग्जाम है, नेट के एग्जाम में ब्रॉड पूछता है, वो ये नहीं सोचता जो लाइन में लिखा वही पूछेगा, वो तो जानता है कितना तो आपने पढ़ा ही होगा, इसके सिवा आपने इसके अंदर क्या पढ़ा। ठीक है, तो शिक्षण क्या है? कंता क्रिया है। और नेचर के अनुसार देखें तो ट्राइडिक है, तीन इसके डायमेंशन है, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। वेयर इज लर्निंग क्या है? लर्निंग एक एक्टिव एक्टिविटी है, इंगेजमेंट है किसमें? सब्जेक्ट डोमेन में। आप अपने विषय के प्रति क्या सीखते हैं, ये आपका व्यक्तिगत कार्य है, आपका एक्टिविटी है, एक्टिव डोमेन है। एक्टिव एंगेजमेंट का मतलब क्या है कि जब आप किसी विषय को सीखते हैं तो ये सीखना जो होता है वो एक्टिव डोमेन कहलाता है, क्योंकि आप पैसिव होकर नहीं सीख सकते। जैसे अभी आप बैठे हो, अगर किसी ने मोबाइल लगा दिया और आराम से सो रहा हो तो पैसिव तो नहीं सीख सकता। एक्टिव क्या है? किसी नोटबुक लेकर के बैठा आराम से, जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोट कर रहा है, तो क्या ये एक्टिव एंगेजमेंट है अपने सब्जेक्ट डोमेन, यानी जो जिसे पढ़ाया जा रहा है उसके प्रति। तो इससे क्या है? अधिगम होगा। तो ये कुछ क्या है, रिलेशन आते हैं। और भी कई सारे क्वेश्चन इसके रेज हुए हैं, बार बार क्वेश्चन टीचिंग एंड लर्निंग से जुड़ा हुआ पूछा गया है। तो आप विशेष ध्यान दे करके इसको जरूर से जरूर पढ़िएगा, और प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ हो तो आप उसको भी, ठीक है, तो ये इससे जुड़ा हुआ। अब देखिए कुछ और, आज इतना ही पढ़ते हैं, ये फॉर्म और स्टाइल ऑफ टीचिंग, इसके बाद भी पढ़ेंगे, टाइम भी हो रहा है। तो ये क्या है? फॉर्म्स और स्टाइल दोनों लिखा हुआ है, यदि आप फॉर्म भी कह सकते हैं प्रकार, या स्टाइल क्या है टीचिंग की। कई सारे प्रकार के शिक्षण होते हैं, और जो शिक्षण के कई सारे जो प्रकार होते हैं, इन प्रकारों को उनके उद्देश्य के आधार पे, नेचर के आधार पे, प्रशासन के आधार पे भी विभाजित किया गया है। तो क्या क्या चीजें हैं, देखिए हर चीज को अलग अलग चीजों के आधार, जैसे व्यक्ति है, एक व्यक्ति को कई चीजों के आधार पे विभाजित किया जा सकता है। जैसे एक संबंध के आधार पे, संबंध के आधार पे कैसे? कोई पिता है, कोई भाई भी हो सकता है, मामा हो सकता है, तो इस संबंध के आधार पे एक व्यक्ति को कई भागों में विभाजित किया जाता है। वहीं अगर व्यवसाय के आधार पे करें तो टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वही व्यक्ति। ठीक है, शिक्षा के आधार पे विभाजित करें तो पीजी है, या जो है
यूजी है या डॉक्टरेट है, तो शिक्षण के आधार पे आप विभाजित कर सकते हैं। तो जो है एक चीज को आप कई चीजों के आधार पे विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ जो शिक्षण है उसको कई चीजों के आधार पे विभाजित किया गया है। पहला जो विभाजन हम पढ़ने जा रहे हैं ये प्रशासन के आधार पे पढ़ने जा रहे हैं। प्रशासन का मतलब क्या है, क्या, जहां पर चीजें लागू करना, जैसे प्रशासनिक व्यवस्था होती नहीं है, आप देखा नहीं होगा कि जैसे अब राज्य में क्या है, मुख्यमंत्री होते हैं, उनके अंदर मंत्री होते हैं, और केंद्र में चले जाएंगे तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, ये इनका काम क्या होता है, जो नियम कानून है उनको लागू करवाना। तो इसी तरह से प्रशासन के आधार पे, यानी कौन सी चीज कैसे लागू की जाए, इसके आधार पे शिक्षण को 3 भागों में विभाजित किया गया। अगर आगे और चलेंगे तो आगे उद्देश्यों के आधार पे शिक्षण को विभाजित किया गया, और आगे जाएंगे तो स्तर के आधार पे शिक्षण को विभाजित किया गया है। तो शिक्षण को कई भागों में विभाजित किया गया है और कई चीजों के आधार पे। तो सबसे पहला जो आधार हमारा है वो है हमारा प्रशासन के आधार पे, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे, कैसे चीजों को एडमिनिस्ट्रेट किया जाए। जैसे होता नहीं, राजतंत्र होता है, राजतंत्र में राजा जो कहता है वो माना जाता है। प्रजातंत्र में क्या होता है, प्रजा जिसको चुनती है वो जो लागू करता है वो माना जाता है। और एक ऐसा तंत्र होता है जहां पर किसी का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है, हम कुछ नियम भी होते हैं और कुछ चीजें फ्री छोड़ दी जाती हैं, तो ऐसी भी चीजें होती हैं। तो इसके आधार पर शिक्षण को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला जो शिक्षण है वो है ऑटोक्रेटिक प्रकार। शिक्षण का जो प्रकार है वो है ऑटोक्रेटिक, जिसे हम कहते हैं एक तंत्रात्मक। जो एक तंत्रात्मक शिक्षण का प्रकार है, एक्चुअली ये राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी उसके आधार पर लिया गया है। ठीक है। ऑटोक्रेटिक टीचिंग इज ए ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ टीचिंग। ऑटोक्रेटिक जो शिक्षण है, एक तंत्रात्मक शिक्षण का जो प्रकार है, ये परंपरागत शिक्षण का प्रकार। परंपरा का मतलब जैसे हमारे प्राचीन काल से चली आ रही। प्राचीन काल में कैसे था, आपने सुना होगा, गुरु को प्रमुख स्थान दिया जाता था, गुरु ने जो कह दिया वही मानना है। यहाँ तक कि आपने सुना होगा, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, मिथिला मिथिला की सीता ऐसे कुछ है, शायद मुझे जो है नाम नहीं याद आ रहा, वो उनके जो है पुस्तक बहुत बढ़िया है। तो उसमें पढ़ रहा था, उसमें दिया हुआ था कि जो है भारत पे जो है ये जो आक्रमणकारी आते हैं वो कैसे कब्जा कर लेते हैं, कैसे क्या है। तो उनमें था कि भारत पे लोग, एक समय था कि भारत पे लोग धर्म पे ज्यादा विश्वास करते थे, धार्मिक चीजों पे विश्वास करने लग गए। और उनको जो है, जो सेना के लोग होते थे, सेना के लोग क्या सुरक्षा करते थे तो लोगों को मारते थे। तो ऐसे में क्या है कि जो व्यक्ति थे वो सेना के लोगों पर क्या है, घृणा करने लगे कि वो लोग मारकाट करते हैं तो गंदे हैं, और जो उपदेश देते हैं गुरु हैं ये श्रेष्ठ। तो लोग गुरु के शरण में जाने लगे। अब गुरु के शरण में जाने लगे और जो है धर्म की चीजों को मानने लग गए, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब बाहर से आक्रमणकारी आते तो वो गुरु के पास जाते। अब गुरु चूंकि लड़ तो सकते नहीं है, और वो कहते कि दया करो, स्वयं बाहर के आक्रमणकारी आते और मार के चले जाते। ठीक है, मार के चले जाते क्यों, अब भाई हर चीज कहते हैं ना, शस्त्र और शास्त्र दोनों होना चाहिए। तो शास्त्र से मात्र काम नहीं चलेगा, शस्त्र से का चलेगा। तो पहले की जो व्यवस्थाएं थी, ट्रेडिशनल जो टीचिंग थी, उसमें शिक्षक मेन होता था, शिक्षक जो कहता था वही माना जाता था। शिक्षक कहेगा इस विद्यार्थी के लिए पढ़ना सुटेबल है, वही पढ़ाया जाएगा। आप देखिएगा, अगर वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में जाएंगे तो वहां पर जो विद्यालय हैं कई सारे, जैसे महाविद्यालय हैं, ब्राह्मण महाविद्यालय हैं, घटिका है, टोल है, चरण है, ठीक है, इस तरह से कई प्रकार के शिक्षण संस्थान हैं। तो शिक्षकों के आधार पर विभाजित, यहाँ एक शिक्षक होता था, इस विषय की शिक्षा देता था, यहाँ 10 शिक्षक होते थे, परिषद में 10 शिक्षक होते थे। तो शिक्षण व्यवस्था जो थी वो गुरु के आधार पर थी, कि ये गुरु जैसा चाहेगा वैसा विद्यार्थी को शिक्षित करेगा। तो यानी प्रमुखता कौन है, प्रमुख कौन है, गुरु, मेन गुरु। ठीक है। डीज आर टीचर सेंटर और कंटेंट सेंटर। ये जो शिक्षण प्रणाली होती थी, ये शिक्षक केंद्रित कहें या विषय केंद्रित कहें, नहीं, या तो विषय केंद्रित होता है या तो शिक्षक केंद्रित होता है। ठीक है। हियर टीचर इज मोर एक्टिव एंड लर्नर आर पैसिव। यहाँ जो शिक्षक होता है वो मोर एक्टिव होता है, मेन रोल शिक्षक का होता है, विद्यार्थी जो है उसका रोल कम होता है। तो देखिए, जहां जिसका रोल होगा वही आगे होगा, और जिसका रोल कम होगा वो थोड़ा सा पैसिव होगा। ठीक है। क्योंकि मैं जैसा चाहता हूं अगर मैं वैसा बनाऊंगा, मैं आज मेरा मन है कि मैं आपको जो है रिसर्च पढ़ाऊंगा, और आपका मन है जो है टीचिंग पढ़ने का, तो ऐसे में क्या, बिना मन के मैं अगर आपको पढ़ा दूंगा तो आप जरूरी नहीं सीख पाए। तो विद्यार्थी की चीजों को अवहेलना की जाती थी, विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नताओं को मैंने देखा जाता था, शिक्षक जो चाहता था वो करता था। तो ये ट्रेडिशनल फॉर्म है, और ये शिक्षक केंद्रित होता था, जिसमें अंदर शिक्षक जो है एक्टिव होता था, लर्नर जो पैसिव। इट इज बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज टास्क। ये अगर देखा जाए तो जो संस्थान होता है, कोई कंपनी होती है, उसकी थ्योरी पे आधारित है। कोई कंपनी होती है, कंपनी की कई सारी जैसे कंपनियां होती है, हर कंपनी का एक अपना सिद्धांत होता है। तो कुछ कंपनियों का सिद्धांत है टास्क सेंटर, यानी काम
उनके लिए जरूरी है, उनके लिए व्यक्ति जरूरी नहीं है, लेवल जरूरी नहीं है। तो इसी तरह से ये एक तंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली थी, इसमें शिक्षक या यूं कहें विषय वस्तु केंद्रित है, विद्यार्थी जो है कैसे हो। अब दूसरा जो है शिक्षण का जो प्रकार है वो है प्रजातंत्रात्मक। ये क्या है? इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज रिलेशन सेंटर, शिप सेंटर। ये क्या है? ये भी एक कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ह्यूमन रिलेशन पे आधारित है कि संबंध महत्वपूर्ण है, कार्य महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसमें क्या, दीज इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ द टीचर एंड द लर्नर। इसके अंदर जो है दोनों इंपॉर्टेंट है। इस शिक्षण का जो प्रकार है, जो डेमोक्रेटिक, देखिए हमने ऊपर पढ़ा भी था शिक्षण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में पढ़ा था कि टीचिंग शुड बी डेमोक्रेटिक। क्यों डेमोक्रेटिक होना चाहिए? क्योंकि देखिए मेन शिक्षक ही नहीं है। क्यों शिक्षक नहीं है? क्योंकि भाई शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, तो विद्यार्थी कहाँ गया? विद्यार्थी का भी रोल होना चाहिए ना, दोनों बराबर हैं। एक सीखने आया है, एक सिखाने आया है, तो सिखाने वाला अगर ज्यादा बड़ा रोल हो जाएगा तो सीखने वाला फिर दब जाएगा। तो ऐसे में क्या, दोनों का बराबर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। रही बात जैसे जनता की, जनता ने किसी नेता को चुना और वो नेता क्या करे, अपने आप में अपने तक मनमानी करने लग जाए तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि जनता ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी को चुना। तो इसी तरह से जो विद्यार्थी है, जो लर्नर है, उसने शिक्षक का चुनाव किया इसलिए कि वो शिक्षक उसे आगे बढ़ा सके। तो ऐसे में क्या, दोनों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है। तो ये जो शिक्षा प्रणाली है डेमोक्रेटिक शिक्षा प्रणाली, से लिए इसे कहा जाता है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। और क्वेश्चन भी आता है क्या शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए? तो एक शिक्षा प्रणाली जो है वो विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी मुख्य। एक है मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, गिजो गिजो भाई आ रहा है, ठीक है। उन्हें मूछों वाली अम्मा कहते थे, ठीक है। तो वो क्या थे, वो जहाँ पढ़ने जाते थे उन्होंने कहा कि ये जो विद्यालय है ये क्या है, बूचड़ खाना है। बूचड़ खाने में क्या होता है, जैसे बूचड़ खाने के अंदर विद्यार्थी जो होते हैं, जानवर ले जाया जाता है, उनको मार काट के किया जाता है। तो उन्होंने उनका ये बूचड़ खाना है, ठीक है। ज्यादा ही ऊपर चला गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा बूचड़ खाना। और जो है शिक्षक हैं वो कसाई हैं, जो विद्यार्थी को लाते हैं और मार मार के सिखाते हैं। बोले गलत। बोले उन्होंने शिक्षण का, गिजू भाई ने बताया, गिजू भाई की बहुत बढ़िया पुस्तक भी हैं कई सारी, उन्हें मूछ वाली गम्मा के नाम से काफी फेमस है। उन्होंने कहा विद्यार्थी जो है वो एक भगवान की तरह से होता है। जैसे एक मंदिर होता है और मंदिर के अंदर भगवान होता है, पुजारी होता है, वो मंदिर होता है, उसी तरह विद्यालय का एक मंदिर है, टेम्पल है। और विद्यार्थी क्या है, उसका भगवान, और शिक्षक क्या है, उसका पुजारी है। शिक्षक का काम है अपने भगवान की पूजा करना, अपने भगवान को बेहतर करना। तो जो मेन फोकस होना चाहिए वो विद्यार्थी को लेकर के होना चाहिए, ना कि पुस्तक को, ना कि शिक्षक, और ना कि विद्यालय। ये लेजर से, ये है हस्तक्षेप रहित। इट इज बेस्ड ऑन मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टास्क एंड रिलेशनशिप। ये दोनों चीजों का मिक्सअप है, जिसके अंदर कार्य भी जरूरी है और संबंध भी जरूरी। देखिए आज शिक्षण के बहुत सारे ऐसे प्रकार हैं, ऐसी चीजें हैं जिसमें हस्तक्षेप नहीं होता। जैसे डीफिल वगैरह होती है, डीफिल वगैरह में क्या होता है, पोस्ट डॉक होता है। पोस्ट डॉक में क्या होता है, पोस्ट डॉक में आदमी एनरोलमेंट लेता है और खुद अपने तरीके से पढ़ता है, ठीक, कुछ ज्यादा टीचिंग का इंटरफेरेंस नहीं होता है। जैसे यह यूं कहे, जैसे डिस्टेंस मोड की एजुकेशन है, तो डिस्टेंस मोड में क्या होता है कि विद्यार्थी को दे दिया जाता है, उसको बुक दे दी जाती है और भैया जाकर के अपने जब तुमको मन हो तब पढ़ो जाकर के। या जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप एडमिशन ले लीजिए, वो वीडियो आपको भेज देते हैं और आप देख लीजिए जब आपको टाइम मिले, और फिर जब आपको टाइम मिले तब आप मूल्यांकन, अपना प्रश्न है उसका उत्तर दे दीजिए। तो इस तरह के बहुत सारे शिक्षण के प्रकार जो हैं लागू, जिसके अंदर इंटरफेरेंस होता है, लेकिन ये नहीं होता कि आपको जैसे डिस्टेंस में ये नहीं होता कि आपको ड्रेस पहन के आनी है, आपको इतने बजे पहुंचना है, इतने बजे ये करना, कुछ नहीं होता। आपको एडमिशन ले लिया, आपको जो है बुक दे दी गई, आप पढ़िए, आपको प्रॉब्लम आ रही है तो स्टडी सेंटर पे आकर के अपना निवारण करिए, नहीं आ रही है तो जब एग्जाम है अपना असाइनमेंट लिखिए, हो गया। तो इस तरह से चीजें हैं। तो ये क्या, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पे ये शिक्षण के कुछ प्रकार थे जो आज हमने पढ़े।